थ्योरी में हम अगर जाएँगे तो इसकी देखिए फर्स्ट जो बुलेट पॉइंट है हमारी, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट रिफर्स टू द वाइड रेंज ऑफ स्ट्रेटजी फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है, उसमें बहुत सारे हमारे स्ट्रेटजी रहेंगे जिसका पर्पस होगा ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करना। ठीक है, एक कंपनी होती है, कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय होंगे या कंपनी के अंदर जो पूरा ग्रुप होगा, वो हमारा कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज ध्यान में रखिए, एक कंपनी के कई सारे सब डिपार्टमेंट होते हैं, तो डिपार्टमेंट वाइज भी हमारे रहेंगे, लेकिन एक कंपनी एज अ होल वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। तो कंपनी डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजी बनाएगी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए। सेकेंड पैराग्राफ में हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट टेक्स इनटू कंसिडरेशन, यहाँ से ध्यान दीजिए, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स और एम्प्लॉय फंक्शन टुगेदर। यही बात हम सुन रहे थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो किस प्रकार से है, और एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम, ऑर्गेनाइजेशन कौन बनाता है, उसके एम्प्लॉय बनाते हैं, एम्प्लॉय मिलकर साथ में काम करेंगे तो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम एक फैमिली की बात करते हैं तो एक फैमिली कैसे बनती है, क्या सिर्फ कोई एक पर्सन के रहने से बनती है? नहीं, उसमें मम्मी-पापा रहेंगे, भाई-बहन रहेंगे, हमारे रिलेटिव रहेंगे, भतीजे रहेंगे, बच्चे रहेंगे, तो ये सब होकर हमारी जैसे एक फैमिली बनती है, वैसे ही कंपनी बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट, उनके अंदर एम्प्लॉयी मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक है? तो सेकंड हमारा पैराग्राफ वही बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स और एम्प्लॉयी फंक्शन टुगेदर, साथ में मिलकर काम करेंगे। तो अक्सर कंपनी को एज़ अ फैमिली बोला जाता है, तो वो यहाँ से रिलेट करते हैं हम। और जैसे हम आगे आएँ, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की जब हम बात करें, तो वह अचानक से कभी-कभार इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा। वो एक सिस्टमैटिक प्लान रहता है, स्ट्रेटजी रहता है, जिसके थ्रू हम लगातार एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी पे वर्क करेंगे। ठीक है? तो आप लोग इसमें एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी, ये 3 कीवर्ड हैं, इसको मीनिंग के साथ अपने नोटबुक में या नोट्स जो बना रहे हैं उसमें इसको डिफाइन कर लीजिएगा। ठीक है? यहाँ तक समझ आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर है? पीपीटी विजिबल है? हुँ, ठीक है। सो जैसे हम बता रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस मतलब हमारे वर्तमान में क्या चल रहा है और आगे क्या चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि अभी जो चल रहा है वो ही आगे चले। तो इसके लिए हमें क्या डेवलप करना है? कल्चर डेवलप करना है। कल्चर क्या होता है? एक रहन-सहन का तरीका, आपसी व्यवहार का तरीका, किसी चीज़ को हम कितना मानेंगे, कितना अपनाएँगे, या कोई गलत चीज़ है तो उसको कैसे हम हटाएँगे, वो हमारा पूरा एक लाइफ़स्टाइल होता है। जब हम हमारे लाइफ़स्टाइल को पूरा मैच करे, तो वो हमारा कल्चर आ जाता है। तो ऑर्गेनाइज़ेशन डेवलपमेंट
का फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर डेवलप करने का। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के थ्रू देखते जाएं तो भारत की बड़ी कंपनियों में से एम्प्लॉय की सबसे फेवरेट कंपनी होती है टाटा कंपनी। वो क्यों होती है? क्योंकि वहाँ वर्किंग स्ट्रेस कम रहता है, एम्प्लॉय वेलफेयर पे ध्यान देते हैं, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देते हैं। अगर एम्प्लॉय वेलफेयर पे ध्यान दिए, उनके कल्चर पे, एजुकेशन पे अगर हम ध्यान देंगे, तो जो एम्प्लॉय है वो अल्टीमेटली खुशी खुशी होकर काम करेंगे। या फिर जहाँ पॉलिटिक्स कम होगी, जहाँ संयमित रूप से निर्देश दिया जाएगा, वहाँ की कल्चर कैसे रहेगी? अच्छी रहेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एक कल्चर डेवलप करने की कोशिश करता है, ठीक है? ताकि वहाँ पे एक एनवायरनमेंट तैयार हो। कल्चर से हमारा क्या है, जैसे अगर हम इंडिया को देखें, तो इंडिया जो है, इसका कल्चर अलग है। इंडिया को भी अगर पार्ट्स में डिवाइड करें, तो साउथ इंडिया का कल्चर अलग है। वहाँ की रहन-सहन, वहाँ की कंपनी, वहाँ की एजुकेशन, वहाँ का बिज़नेस सिस्टम भी नॉर्थ इंडिया से अलग होगा। नॉर्थ इंडिया का नॉर्थ इंडिया का भी अगर हम देखें, तो वहाँ की एनवायरनमेंट के कारण हो, चाहे मौसम हो, लैंग्वेज हो या फिर कल्चर हो, उसके कारण वहाँ के बिज़नेस के तरीके में, वहाँ रहने-सहने के तरीके में चेंजेस आ जाते हैं। या फिर हम हमारे सेंट्रल इंडिया को लेकर चलें, तो भी यहाँ चेंजेस आ जाते हैं। इंडिया के अंदर ही हमें कई सारे सब कल्चर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल इंडिया में देखें तो जो हमारा कल्चर है, मिल-बाँट कर काम करने का है, या देखिए हम वसुधैव कुटुंबकम का हम स्लोगन लेकर चलते हैं। तो उस भाव से हम चलते हैं ताकि सब मिलकर काम करें। वहीं पे अगर हम चाइना की बात करें, तो एम्प्लॉयी का हैरेसमेंट, वर्किंग आवर ज़्यादा होता है। वहाँ एक नेगेटिव टाइप से नेगेटिव हमें हमें दिखता है फिनोमेना। हम अगर वहाँ जाकर नहीं देखें, स्टडी नहीं की, तो ये हम नहीं जान सकते। वहीं पे जापान की बात करें, तो अक्सर हम उसमें देखते हैं कि लोगों को ऑफ़िस में, वर्किंग प्लेस में रिलैक्स करने का, नैप लेने का, थोड़े समय सोने का प्रबंध किया जाता है। बच्चों के लिए भी फन प्लेसेस, फेयर प्लेसेस बनाए जाते हैं। तो वो वहाँ का कल्चर डेवलप है, उस चीज़ को हम इंडिया में अडॉप्ट नहीं कर सकते। हर जगह का कहने का मतलब है कल्चर जो है, हर जगह डिफरेंट रहेगा, वेरी करेगा, ठीक है? तो एक कंपनी जैसे फ्यूचर को देख के चल रही है, वो उस हिसाब से कल्चर को अडॉप्ट करेगी। इंडिया में ही देखें तो आप अपनी कंपनी में देखिए, अगर आपकी कंपनी है, वहाँ का कल्चर कैसा है? वहीं पे अगर आप चीज़ सेम फील्ड पे काम करने वाली दूसरी कंपनी पे जाइए, वहाँ का एनवायरनमेंट हो सकता है स्ट्रेसफुल हो, एम्प्लॉयी पे ज़्यादा हैरेसमेंट करते हो, प्रेशर डालते हो, वो भी हो सकता है। आप स्कूल टू स्कूल चेंज करेंगे तो भी कल्चर में चेंज आता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है, और वो कल्चर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा डेवलप करेगा ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है, वहाँ काम करने वाले लोगों से, एम्प्लॉयी से मिलकर बनती है। तो वो जितने खुश होकर काम करेंगे, उतना ही अच्छा कल्चर होगा। उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है? तो ओबी के बारे में जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, अ, वाइड रेंज ऑफ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी जो होता है वो हमारा प्लान ऑफ एक्शन होता है, ठीक है? कभी भी स्ट्रेटजी पूछे क्या होगा, तो वो हमारा प्लान ऑफ एक्शन होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे करेंगे, उसके बारे में हमें जो प्लान बनाते हैं वो हमारा एक्शन होता है। ओके, ठीक है? तो ओडी के बारे में हमने एक चीज़ जाना, एक्शन ओरिएंटेड है, कल्चर पे फोकस करती है। अब हम इसके तीसरे लाइन पर जैसे आएँगे, तो ये कैसे स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट?
थोड़ी सी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो हो सकता है उसके कारण स्क्रीन और वॉइस में दिक्कत आ सकती है। दोनों में से कोई एक में या दोनों में थोड़ा सा इंटरनेट अपने तरफ आने दीजिएगा। धीरे धीरे कुछ कभी कभी अटकती हैं चीजें। हाँ, एक बार आप चैट में बताइए अब सही आया क्या? ठीक है, अब नहीं अटकेगा। जो प्रॉब्लम था मैंने ठीक कर लिया है। गुड गुड। ओके। अम, चलिए, पीपीटी विजिबल है? पीपीटी विजिबल लिख कर एक बार मैसेज टाइप करिए। हाँ, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को तो हम जान चुके हैं कि होता क्या है। अब ये कैसे स्टार्ट होता है उसको देखते हैं और किस किस चीजों पे ये डील करेगा। तो यहाँ पे देखिए थर्ड हमारा जो पैराग्राफ है, इट स्टार्ट विथ अ केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन वाइड एनालिसिस ऑफ द करंट सिचुएशन। यहाँ पे एक हमारा की पॉइंट हुआ वाइड एनालिसिस ऑफ करंट सिचुएशन, then end of future requirement and employ techniques of behavioral science such as behavior modeling, sensitivity training, and transactional analysis। तो यहाँ पे देखिए, अभी जैसे बात कर रहे हैं हम वाइड एनालिसिस ऑफ करंट सिचुएशन, तो इसको हम थ्योरी ना जाकर अगर हम अभी प्रैक्टिकल में देखें, तो इंडिया का जो एक वर्किंग कल्चर का फेज है, उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक भाग हमारा 2014-15 के पहले, जब हमारा इंटरनेट का जो क्रांति आया है, जियो के कारण, जियो ने जब से इंटरनेट को इजिली अवेलेबल, इजिली सस्ते में अवेलेबल कराया, उसके बाद से हमारे वर्किंग पैटर्न में बहुत चेंजेस आए हैं। उसके पहले जो था और उसके बाद जो था, एक 2014-15 के फेज को हम लेके चलें, तो हमारे काम में, हमारे लाइफ स्टाइल में इंटरनेट ने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। उसके कारण क्या हुआ है कि हमारी जो स्टडी है वो भी ऑनलाइन होने लगी। हमारी जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो भी बहुत हद तक, काफी हद तक डिजिटल होने लगा। हमारा जो पेमेंट सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, वो भी ऑनलाइन होने लगा, मतलब इंटरनेट पे बेस्ड होने लगा। उसके बाद हमने देखा कि जो कंपनीज में वर्किंग होती थी, उसमें वर्क फ्रॉम होम होम का कल्चर आया। ठीक है, तो इन सब सॉरी, इन सब चीजों को अगर हम ध्यान में न रखते हुए कंपनी अगर काम करेगी, तो क्या आगे सरवाइव कर पाएगी? अगर अभी जो वर्तमान में चेंजेस हुए हैं इंटरनेट के कारण, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो, या काम को ऑनलाइन करने का हो, या चीजों को डिजिटली रूप से प्रोसेस कराने को हो, अगर कंपनी, कोई भी कंपनी हो, अगर उस चीज को नहीं अपनाएगी, तो क्या वो आने वाले समय में सरवाइव कर पाएगी? एक बार आंसर करेंगे। हम्म, वेरी गुड। नहीं कर पाएगी, सभी एक साथ बोल रहे हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं वो हमारे वर्तमान समय की और आने वाले समय की जरूरत बन चुकी है। इसी में हम दो चीज और जोड़ते हैं। अभी अब अगर आप लोग देखते होंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत यूज हो रहा है, और चैट जीपीटी का भी अगर हम देखें तो भी काफी हद तक वो यूज हो रहे हैं।
तो अगर कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं अपनाएगी, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो प्रोडक्शन प्रोसेस में हो, चाहे वो किसी भी प्रोसेस में हो, जिस फील्ड में यूज हो सकता है वहां भी नहीं अपनाएगी, तो कंपनी क्या होगी? नए जमाने के साथ वो मैच नहीं कर पाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट वही बात करता है, वाइड एनालिसिस ऑफ करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन में इंडिया में क्या है कि मेक इन इंडिया चल रही है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, हम डिजिटली बहुत जल्दी हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स को अपना रहे हैं, हमारे न्यूरो मार्केटिंग न्यूरो साइंस पे वर्क हो रहा है, जिससे हम हमारा मार्केटिंग का भी पैटर्न बदला है, लोगों के बिहेवियर में भी चेंजेस आ रहे हैं। या फिर हम कोविड के बाद भी हम देखें तो उसके कारण लोग जो है फैमिली के लिए ज्यादा कंसर्न रखने लगे हैं, तो लोग वर्क फ्रॉम होम करना भी चाह रहे हैं, तो ये हमारा फ्यूचर रिक्वायरमेंट भी है। वर्क फ्रॉम होम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारा टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, वर्किंग पैटर्न में चेंज करना, या वर्किंग आवर में कम चेंजेस करना, ये हमारा सब क्या है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट है। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बात करेंगे तो करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए भविष्य की क्या जरूरतें हैं उसको हम ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजी बनाएंगे। और क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में लोगों की इसके अडॉप्ट करने की क्षमता क्या होगी, कैसे होगी, हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे वही बात हो रही थी, इट स्टार्ट विद अ केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन वाइड एनालिसिस ऑफ करंट सिचुएशन एंड ऑफ द फ्यूचर रिक्वायरमेंट एंड एम्प्लॉय techniques of behavioral science such as behavior modeling, sensitivity training and transactional analysis। तो हम इन सब को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? फिर देखिए, हम जैसे हम बात कर रहे थे कि हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करेंगे। वैसे ही जब हमें पता चल गई कि हमें क्या-क्या ज़रूरतें हैं, तो हम इसके प्रोसेस को अपनाएँगे। उसके प्रोसेस में देखिए, हम एक करंट सिचुएशन को ही लेके चलते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम हमारी सिचुएशन भी हो सकती है। मान के चलो, अ, अगर हम थोड़ा-सा न्यूज़ पेपर पढ़ते हों या करंट अवेयरनेस हो, तो एक वर्ड आती है मून लाइटिंग। मून लाइटिंग आप लोग जान रहे हैं क्या होता है? वेरी गुड संभवी। हम्म, तो वो भी एक कंपनी के लिए समस्या है, मून लाइटिंग। उसको भी डील करना कंपनी को जरूरी है। एम्प्लॉय अगर एक से ज्यादा जगह काम कर रहा है तो हो सकता है एक जगह कम प्रोडक्टिविटी हो, या उसके जहाँ उसके पास काम कर रहे हैं वहां कम प्रोडक्टिव हो। तो ऐसे में कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है, और है ही। अगर हम एम्प्लॉयर के टर्म्स में देखें, हम लॉ के हिसाब से, तो ये भी एक इलीगल चीज है मूनलाइटिंग। जब हम, हाँ, एक साथ दो जगह पे काम करता है, वो चाहे दोनों जगह फुल टाइम करे या एक जगह फुल टाइम करके पार्ट टाइम करे। कई कंपनी में 6 घंटे के भी वर्क होते हैं, तो उसके बाद अगला कंपनी में मूव करके वहां भी 6 घंटे कर सकता है, तो वो हो जाती है हमारी मूनलाइटिंग। एक से ज्यादा जगह पे काम करो, तो कंपनी मान के चलो उस एक सिचुएशन को लेते हैं, और वो कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम हो गई।
तो कंपनी उसको कैसे डील करेगी? एम्प्लॉइज़ के काउंसलिंग करवाएगी, सर्वे कराएगी कि एम्प्लॉयी ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो वहाँ पे अगर उनको आइडेंटिफ़ाई हुआ कि वो सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, फैसिलिटी के लिए काम कर रहे हैं या फिर हम उनको यहाँ कम समय काम करा रहे हैं, कम समय काम करा के कम पैसे दे रहे हैं। तो कंपनी के पास क्या हो गई नंबर ऑफ सिचुएशन अराइज़ हो गए कि इस वजह से काम कर रहे हैं। तो फिर सेकंड जो हमारा स्टेप है प्लानिंग स्ट्रेटजी फॉर चेंज। तो वहाँ पे कंपनी उनके लिए प्लान बनाएगी। हो सकता है उनके लिए वर्किंग आवर के साथ-साथ सैलरी बढ़ा दें या वर्किंग आवर उतने ही रखते हुए सैलरी बढ़ा दें या लीगल रूल निकालें कि 2 जगह काम नहीं कर सकते हैं, किसी एक को चॉइस करना पड़ेगा। तो ये हो सकते हैं हमारे लिए। या फिर हम दूसरे तरीके से देखें जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है या कंपनी के लिए लोगों में नेगेटिव माइंडसेट बन रहे हैं। तो हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करेंगे और उसके लिए हम स्ट्रेटजी बनाएँगे। फिर हम सिस्टम में जाके उस पे वर्क करेंगे, इंटरवेनिंग इन द सिस्टम और फिर हम बीच-बीच में उन्हें क्या करेंगे, चेक करते रहेंगे। चेक किए और अगर हमारा सब सही रहा तो हमारा प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा। हम उस प्रोसेस को वहीं पे रोक देंगे। लेकिन हमें फिर उसमें कुछ चेंजेस करना है इवैल्यूएशन के बाद 2 चीज़ हो सकती है। इवैल्यूएशन के बाद अगर हमारी सब चीज़ ठीक रही तो हमें हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई और डायग्नोसिस नहीं करनी पड़ेगी और वहीं पे अगर कुछ चेंजेस रहें, तो हमें वहाँ पर प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करके फिर से उस प्रोसेस को करेंगे। मतलब ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस बोल सकते हैं, जो प्रोसेस बार-बार हो हमारे, ठीक है? तो ये हो गया हमारा ऑर्गनाइज़ेशन डेवलपमेंट का प्रोसेस, ठीक है? तो इसके नेचर और फीचर की बात करें, तो हमने जैसे देखा था कि हम ऑर्गनाइज़ेशन डेवलपमेंट में क्या बात करेंगे? कंपनी की डेवलपमेंट की बात करेंगे, प्रेज़ेंट सिचुएशन की बात करेंगे और फ्यूचर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। तो जब हम करंट सिचुएशन और फ्यूचर रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ क्या आएगा, हम कैसे मैच करेंगे फ्यूचर रिक्वायरमेंट को? कंपनी में चेंजेस करते हुए, प्लानिंग में चेंज करेंगे। जैसे हमारा ट्रेडिशनली काम हो रहा है या एक हिसाब से हम देखें एजुकेशन को लेकर चलते हैं, तो हमारा क्या है पहले क्लासरूम में ही स्टडी चलती थी, लेकिन अब ऑनलाइन का ट्रेंड चला और वो हमारी अब ज़रूरत भी बन चुकी है। तो हमें प्लान चेंज करना पड़ा, तो इसके पहले नेचर या फीचर में हम देखेंगे, तो प्लान्ड चेंजेस आ जाएगी, देन जब चेंजेस होंगे तो वो ऑर्गनाइज़ेशन के लेवल पे होंगे, ना कि इंडिविजुअल के लेवल पे। वो तब वो हमारा कम्प्रिहेंसिव चेंजेस हो जाएँगे। लास्ट तक इसमें देखिएगा, अभी और स्लाइड आने वाले हैं, तो उसमें हमें पता चलेगा कि ऑर्गनाइज़ेशन डेवलपमेंट को हम क्यों अपनाते हैं और उसके फीचर क्या होते हैं, इसके फ़ायदे क्या होते हैं और क्यों कई बार एम्प्लॉयी नहीं अपनाते हैं। ठीक है, लास्ट में इसके कुछ इंटरैक्टिव स्लाइड हैं, देखेंगे। जैसे कि फिर हम देखें ओडी फोकसेस ऑन कल्चर एंड प्रोसेस, ठीक है? तो कल्चर, प्रोसेस हम जब डेवलप करेंगे तो एम्प्लॉयी उससे क्या है, कंपनी से जुड़ाव महसूस करेंगे, खुशी-खुशी काम करेंगे। कंपनी जैसे उनके लाइफ़स्टाइल में काम करने की क्षमता होगी, वैसे ही कंपनी भी देंगे। इंसान 2 कल्चर में नहीं जी सकते, ये हमें याद रखना होगा। एज़ अ मैनेजर हमको क्या करना पड़ेगा? पीपल्स को, हमारे एम्प्लॉयी को डील करना है। तो हमें ये जानना होगा कि हम एक पर्सन के 2 कल्चर को हम डील नहीं करवा सकते। तो हम कोशिश करेंगे कि कंपनी का कल्चर ईज़िली एडॉप्टेबल हो, ठीक है? देन इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस इन द सेंस कि यह समय के साथ चेंज होता रहेगा। आज जो हमारा सिचुएशन है, आज जो हमारा गोल है, कंपनी के हिसाब से चेंज होगा।
सिचुएशन के हिसाब से चेंज होगा, तो उसको हमें अडॉप्ट करना होगा। जैसे हम अभी न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, नए बिहेवियर को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये सब हमारा क्या होगा जब हम स्टैटिक ना होके डायनेमिक होते हैं। स्टैटिक मतलब जो जैसा है वैसा ही रहेंगे, ठीक है? और डायनेमिक मतलब समय के साथ-साथ चेंज होते जाना, ठीक? देन हमारा लास्ट पॉइंट है लॉन्ग रेंज चेंज। तो जैसा हम बता रहे थे कि कल्चर को डेवलप करना है या प्रोसेस को या टेक्नोलॉजी को, या जैसे हम एग्जांपल में भी देखें कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाना है, इंटरनेट कनेक्टिविटी हमें बढ़ाना है, या फिर हमें प्रोसेस चेंज करना है, तो तुरंत नहीं होता है। कोई भी कंपनी जो है उसको धीरे-धीरे 2-3 साल, 5 साल में डेवलप करती है। तो ये होता है हमारा नेचर फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। तो इतना तो हम बात किए, तो इसकी हमारी इम्पोर्टेंस क्या होगी? कंपनी को इससे क्या फ़ायदा होगा? पहला फ़ायदा होगा कि कंपनी के जो लोग हैं, वो अच्छे से काम करने लगेंगे। उनको क्वालिटी फर्स्ट पॉइंट हम देखें, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, मोरल एंड क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ठीक है? ये सब मिलेगी। प्रॉफिटेबिलिटी हम कंपनी के सेंस में बोलेंगे कि एम्प्लॉयी जब अच्छे से काम करेंगे, तो हम जिस पर्पस के लिए उन्हें काम कर रहे हैं वो पूरा होगा, चाहे वो हमारा प्रोडक्शन हो या कोई काम भी हो, ठीक है? और ओडी में याद रखिए हम कल्चर डेवलप करते हैं, तो अच्छा कल्चर रहेगा तो लोग जवाबदेह रहेंगे, मोरालिटी के साथ एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के साथ काम होगा, ठीक है? तो हम जो मैनेजर्स हैं, अपने एम्प्लॉयी को हम क्वालिटी वर्क लाइफ दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल्चर जो होती है वो ह्यूमन्स के लिए बनती है, और इंसान 2 या 2 से ज़्यादा कल्चर में वर्क नहीं कर सकता। तो उसके लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना ज़रूरी है, ठीक है? ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो चेंज्ड वर्कफोर्स। यहाँ पे एक चीज़ अब आप और समझिए एग्ज़ाम्पल के थ्रू। जो हमारे वर्कफोर्स हैं, ये कैसे चेंज होंगे? इसका परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है बैंकिंग सिस्टम। कंप्यूटर्स जितना अभी ईज़िली एडॉप्टेबल है, अगर हम छोटे थे या उसके पहले देखें, तो उतने कंप्यूटर वर्क नहीं होते थे। फाइल वर्क होते थे, पेपर वर्क होते थे। तो वहाँ पे क्या था, टाइम भी लगता था, हम सैटिस्फाई भी नहीं होते थे, और इसके कारण हमें क्या होता था, खुश नहीं रहते थे। ये कंपनी जो है उतनी ग्रो नहीं कर पाती थी। शेयर मार्केट में भी बात करें तो हम आज ईज़िली हम एक ऐप पे, मोबाइल ऐप पे ही हम शेयर तुरंत खरीद ले रहे हैं। पहले वही चीज़ 1 से 2 दिन, 3 दिन लगता था, जो कि हम एक पेपर के थ्रू हम खरीदते थे, फिर वो सर्टिफ़ाई करके देते थे कि इस पर्सन ने इतना शेयर लिया है। लेकिन आज वो चीज़ तुरंत हो जाती है। तो देखिए कम बैंकिंग सिस्टम में क्या किया गया, एम्प्लॉइज़ को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दिया गया, टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दिया गया, और जो नहीं सीख पाए या जो थोड़े ओल्ड एज हो गए थे या ज़्यादा सीनियर हो गए थे, तो उसमें उन्हें क्या किया गया, उन्हें ट्रेनिंग दिया गया। अगर वो ट्रेनिंग से नहीं सीख पाए तो उन्हें ऐसा काम दिया गया जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड ना हो लेकिन कंपनी के लिए ज़रूरी हो, ठीक है? तो वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने कंपनी को डेवलप करने के लिए ही उस वर्कफ़ोर्स के मेंटालिटी को चेंज किया, उनको ट्रेनिंग दिया, उनको ऑर्गनाइज़ेशन से जोड़ के रखा। इस कारण बैंकिंग के देखो, टेक्नोलॉजी तो चेंज हुई पर उनके वर्कफ़ोर्स क्या चेंज हुए? नहीं, उनके काम करने के तरीके के चेंज कराए। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, उनको दूसरे मौके दिए जाते हैं, अगर उसमें भी फिट ना बैठ पाएँ तो चेंज कर दिया जाता है। तो ये चीज़ होती है हमारी। तो ऑर्गेनाइज़ेशन डेवलपमेंट में हमारा वर्कफ़ोर्स का जो चेंज होता है, वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है? फिर देन शिफ्ट इन फ़ोकस, जैसे हमने बताया
कि हमारा जो फोकस है वो काम के प्रति, काम करने के तरीके के प्रति, कंपनी के प्रति चेंज होगा। हमारी कंपनी अगर पुराने तरीके से ही काम करे, तो हम उसपे नेगेटिव हमारा माइंडसेट बनते जाएगा। लेकिन हम और कंपनी आके अपने काम करने के तरीके चेंज करेगी, लोगों के कल्चर पे ध्यान देगी, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देगी, आपके वेलफेयर के लिए ध्यान देगी, तो अब हमारा क्या होगा? फोकस शिफ्ट होगा, पॉजिटिव। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा 3 चीज़ होती है, शिफ्ट होता है हमारा फोकस, फोकस हमारा शिफ्ट होगा पॉजिटिवली, वर्क फोर्स के काम करने के तरीके में चेंजेस आएगी। थर्ड हमारा प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, मोरल एंड क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में चेंजेस आएगी। इसलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट किया जाता है। अल्टीमेटली लोग खुश रहेंगे तो हमारी कंपनी में भी अच्छे काम होकर हम ग्रो करेंगे। तो अगर हम देखें, अब हम लास्ट हमारे 2 स्लाइड बचे हैं, ठीक है? 10 मिनट बाद इसमें हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, आपके जो भी डाउट आएंगे। तो कॉजेस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इन एम्प्लॉइज, मतलब हम उनको डील करेंगे ह्यूमन बिहेवियर को। ह्यूमन बिहेवियर सभी एक जैसे नहीं होते हैं, हम ये जान रहे हैं, अलग अलग बिहेव होता है। तो मान के चलो कुछ चेंजेस करते हैं, तो कोई उसको तुरंत अडॉप्ट करेगा खुशी खुशी, कोई उसका विरोध करेंगे, तो कोई उस पे न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है देखते हैं समय के साथ साथ उसमें क्या कर सकते हैं, अगर हमें ठीक लगा तो चेंज करेंगे या उसको अपनाएंगे। या कई होते हैं जो चीजों को सीख ही नहीं पाते, तो हमें कई प्रकार के लोगों से डील करना पड़ता है। तो कंपनी के एम्प्लॉय अगर चीजों को इजिली अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगा, ठीक है? तो उसके क्या-क्या कारण होंगे कि कंपनी के एम्प्लॉय जो हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को अपनाएंगे? पहला उनका हो सकता है मोटिवेशन, दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, तीसरा है अप्रेजल, चौथा है रेशनल। तो देखिए, एक कंपनी के जो लीडर होते हैं या कंपनी का जो हमारा विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव होता है, उसके साथ एम्प्लॉयी अपने आप को कितना बैठने पाएगा, फिट बैठा पाएगा, उससे वो क्या होगा, कंपनी के लिए एडॉप्टेबल होगा। तो खुद से मोटिवेट होकर कंपनी के लिए काम करने लगेगा, ठीक है? तो उसके अंदर का ये मोटिवेशन जो है, वो हमारा इंटरनल क्वालिटी रहेगा, जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो वो जितना उत्साहित होकर काम करेगा, उतना चेंजेस को वो एडॉप्ट करेगा। सेकंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में हम देखेंगे कि उसे खुद के ऊपर कितना भरोसा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में हम किसकी बात करते हैं? चेंजेस की, कंपनी के डेवलपमेंट की। वो चेंजेस जो कंपनी को डेवलप कराएंगे, वो चेंजेस जो कंपनी की कल्चर चेंज कराएंगी या कल्चर डेवलप करेगी या नए नए चीजों को एडॉप्ट करेंगे, तो उस पे उसका कॉन्फिडेंस होगा। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है पर्सनल एबिलिटी होती है, एक्सपीरियंस से आती है, या फिर हमारे बिहेवियर या ग्रुप से भी आती है। ग्रुप के लोग जो होते हैं, वो एक दूसरे को जितना सपोर्ट करेंगे नई चीजों के लिए, कंपनी के लिए, वो उतने ही सेल्फ कॉन्फिडेंस होते जाएंगे। तीसरा चीज इसमें आती है, अप्रेजल की बात करें, मतलब कंपनी में उनका प्रमोशन का होना। तो कंपनी जैसे बोलती है कि हम नए टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं, नए कल्चर अडॉप्ट करने वाले हैं, तो वहाँ पे वो अगर ये बोलें कि इस चीज़ को जो अच्छे से अडॉप्ट करेगा, इस सिचुएशन पे बढ़ के आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे? अप्रेज़ल लाएँगे, उनके सैलरी, इंक्रीमेंट, बोनस, इंसेंटिव, फ्यूचर प्लान, इन सब पे ध्यान देंगे, तो हमारा क्या होगा? अप्रेज़ल होगा।
तो इसको हम अप्रेज़ल के तौर पे भी डेवलप करा सकते हैं। देन रेशनैलिटी हमारा होगा कि हम किसी चीज़ को कितने लॉजिकल माइंड से हम सोच पाते हैं, लॉजिकल माइंड से फ्यूचर को देखते हुए। अगर हम अभी के समय में देखें तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हमारी अब ज़रूरत बनते जा रही है, या वर्क फ्रॉम होम ज़रूरत बनते जा रही है, या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, चैट जीपीटी की भी जैसे बात करें तो उसको अडॉप्ट करना, ह्यूमन बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर इन सब की बात मानना, ये सब हमारे लिए क्या हो सकता है, कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है। तो उस चीज़ को अगर हम ध्यान में रखते हुए लोगों के रेशनैलिटी पे फ़ोकस करें, या जो लोग रेशनल होंगे वो अपना कंपनी के पॉलिसीज़ के साथ अपना भी भविष्य देख पाएँगे, इन चीज़ों को एडॉप्ट कर पाएँगे। जैसे वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन आपका डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल वर्क को ये जितने अच्छे से खुद से रिलेट पर कर पाएँगे, उतने ही खुद से मोटिवेट होंगे। तो ये सभी जो मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अप्रेज़ल, रेशनल ये जो तरीके हैं, इससे हमारा एम्प्लॉयी क्या होंगे, खुद को डेवलप कर पाएँगे, और जैसे ही वो खुद डेवलप होते जाएँगे, तो अल्टीमेटली कंपनी भी उनके साथ डेवलप होगी। ये तो होते हैं हमारे खुद से जो आगे बढ़ के काम करेंगे। अब वहीं पे हमें ये भी देखना होगा कि कोई पर्सन फेल क्यों हो जाते हैं? तो फेल क्यों हो जाते हैं उस पे अगर हम देखें, तो देखिए, फ़ियर ऑफ 1 सेकंड, फ़ियर ऑफ फेल्यूर की बात हो रही है यहाँ पे, कॉजेज़ ऑफ इनकॉन्ग्रुएंसी इन एम्प्लॉइज़, मतलब कुछ चीज़ों को अडॉप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? तो अक्सर हम देखेंगे आस-पास प्रैक्टिकल में देखें तो हमारे जो सीनियर सिटीज़न अगर हम बोले, तो उनको हम आजकल के मोबाइल्स के बारे में, नए टेक्नोलॉजी के बारे में हम सिखाएँगे तो वो क्या करते हैं, वो नहीं सीख पाते। क्यों? वो चीज़ उनको डर होता है कि वो चीज़ों को नहीं कर पाएँगे, या फिर हम में भी से भी कई लोग हैं जो चीज़ों को समझना नहीं चाहते, चाहे वो यूट्यूब में अगर हम देखें एल्गोरिदम, या फिर सोशल मीडिया के कई अपडेट्स, हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, फ़ेल हो जाएँगे, हमें बुरा माना जाएगा, ये भी होता है। या टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करते समय भी हमें फ़ेल होने का डर होगा। तो फ़ेल होने का डर हमारा एक ऑर्गनाइज़ेशन डेवलपमेंट के प्रोसेस में बाधा रहेगी। फ़ियर ऑफ इग्नोरेंस, जैसे हम मान के चलते हैं कि कोई चीज़ हम नहीं कर पाएँगे, अच्छे से नहीं कर पाए, तो हमें इग्नोर किया जाएगा। ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट होती है, इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल स्टेट होती है, फ़ियर ऑफ इग्नोरेंस। तो वो भी देखिए, जैसे क्रिकेट में हम अभी देखते हैं, तो डाटा एनालिसिस बहुत ही बड़े लेवल पे होती है। कोई बॉलर कब किस टाइम से कैसे स्विम कराएगा, किस तरीके से बॉल डालता है, शुरू के स्पेल में कैसे बॉलिंग करते हैं, बाद में कैसे बॉलिंग करते हैं, उनका पूरा एनालिसिस होता है। तो अगर हम उस चीज़ को इग्नोर करके चले एज़ अ कैप्टन, एज़ अ टीम मेंबर, उस चीज़ पे हम वर्क नहीं कर पाएँगे। वैसे ही हम अगर टेक्नोलॉजी की भी बात करें, तो हमें ये डर होती है कि हम उन चीज़ों को अपना नहीं पाए, तो हमें इग्नोर किया जाएगा। तो ये भी हमारा एक फेल्योर का कारण होता है। वहीं पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई चीज़ जैसे कॉन्फिडेंस का हमारा कारण होता है कि हम किसी चीज़ को कितना जल्दी अडॉप्ट कर पाते हैं, लोगों के साथ सीख पाते हैं, हमारा खुद का भरोसा होता है। तो वही चीज़ अगर ना हो तो हमारा वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या करेगा, ऑर्गनाइज़ेशन डेवलपमेंट को अच्छे से नहीं अपना पाएगा, ठीक है? या फिर हमारा जो लास्ट पॉइंट है, पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा हो जो कि आगे आने वाली चीज़ों को करने से हमें रोक रही हो। हो सकता है हम जैसे ऑनलाइन मीडिया को अपना रहे हैं, उसमें कभी आप फेल हो गए हो, टेक्निकल ग्लिच के कारण आपकी
वहां पे मोटिवेशन कम हो गई हो, बुरा एक्सपीरियंस हो, या फिर हमारा जो अनुभव खराब, अल्टीमेटली हम देखें अनुभव खराब हो, चाहे हम कंपनी को चेंज करने की कोशिश किए हो, तो नया कल्चर नए इन्वायरमेंट को ना अपना पाए हो, नए चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाए हो, तो वो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो काफी रोल प्ले करती है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें कि जो फेल होने के या ओडी को हम ठीक से नहीं अपना पाते हैं, तो इन चार चीजों को देखें, फेल्योर, इग्नोरेंस, कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस, ये चारों चीजें हम देखें तो ये साइकोलॉजिकल हैं। इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल भी हैं और ग्रुप साइकोलॉजिकल भी हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर साइकोलॉजी की बात करती है। तो एज अ मैनेजर हम क्या सही देखेंगे, उसके फायदे को हम एक बार छोड़ भी दें, तो हमें किस पे डील करना है, इसके निगेटिव पॉइंट पे। इस निगेटिव पॉइंट को हमें लोगों को ठीक कराना है। तो लोग फेल क्यों हो रहे हैं, किसी चीज को इग्नोर क्यों कर रहे हैं, या कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है, या पुराने एक्सपीरियंस उनका क्या रहा है, इस पे हम फोकस करते हुए उनके डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे, एज ए मैनेजर, एज ए सुपरवाइजर, एज ए डायरेक्टर कंपनी के। ठीक है। तो ओवरऑल इससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है डेवलप होगा। ठीक है। तो ये हमारे आज के क्लास के बारे में था, जो कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। इसमें आप लोगों की कुछ डाउट है, उसको एक बार बताइए मुझे। चैट में एक बार बताइए, कुछ डाउट है तो, या डाउट नहीं है तो भी बताइए। देखिए, इसमें कुछ कुछ की पॉइंट ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो हाँ, पॉइंट ये है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इन दोनों के बीच आप डिफरेंस देखिए। एमबीए में ये चीजें आपके इंटरव्यू में भी पूछी जाती है, कई बार आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये डिफरेंस पूछता है। हो सकता है मैं आगे की क्लास में आपको इसमें एमसीक्यू बना के दूं, तो इसको थोड़ा देखिएगा आप लोग। और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो है वो कल्चर पे फोकस करती है, ये भी हमने देखा। क्वेश्चन आ रहा है तो उसको पूछते जाइए, मैं ऐसे रिवीजन करा रहा हूँ लास्ट अभी। क्वेश्चन आपके में कुछ है, डाउट है तो पूछिए। इसके प्रोसेस हैं ये, और ये डायनेमिक प्रोसेस होता है। बाकी लोग रिप्लाई करें, कुछ ही रिप्लाई आ रहा है मेरे पास। ठीक है, यहाँ तक अगर सब कुछ क्लियर है तो अच्छी बात है। थोड़ा आज इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, इससे क्या है, बुक से, बुक जो आप लोगों को मिला है उसमें से आप पढ़ते जाइए। यहाँ पे हम क्या है, बेसिक बेसिक हम की पॉइंट्स को पढ़ते हैं और समझाते हैं आप लोगों को, और चीजों को ऐसे रखते हैं जो कि आपको माइंड में घुसे, ना कि हम जो कि बुक में है वो हम पढ़ाएंगे, है ना। तो बुक से भी आप पढ़िए, इन चीजों को माइंड में भी रखिए, ताकि एग्जाम में आपके माइंड में वो चीजें आ सके। चीजों को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और खुद से भी सोचेंगे, तो वो ज्यादा अच्छे से बैठेगा। तरुण ने पूछ रहे हैं, एम्प्लॉय हाउ टू गेट जॉब सर्टिफिकेशन।
अ, अगर आपका क्वेश्चन ये है जॉब सर्टिफिकेशन, तो एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। देखिए, होता क्या है कि अगर हम किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तरुण, तो वहाँ पे हमें जॉइनिंग लेटर दिया जाता है। फिर जब हम जॉब करते रहेंगे उसके बाद सैटिस्फैक्शन, जॉब सैटिस्फैक्शन की बात करें तरुण। हाँ, तो जॉब सैटिस्फैक्शन हम पाने के कई तरीके हैं। पहला ये है कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम की हमें पहले पूरी समझ होनी चाहिए। ठीक है? जॉब की पूरी समझ होगी तो हम काम को अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर हम अच्छा उस जॉब की समझ नहीं है तो हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो हमें, अगर आपको लगता है तो आप अपने सुपरवाइजर मैनेजर को बताओगे कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए, या वो खुद देखेगा। ठीक है? तो उस पे आपको जॉब के लिए अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलते जाएगा। दूसरी बात, जॉब के टाइमिंग भी डिपेंड करते हैं जॉब के सेटिस्फेक्शन के लिए। आपका मन पसंदीदा जॉब अगर 8 घंटे या 9 घंटे की जगह 12 घंटा है, तो आप हर हफ्ते उसको 6 दिन नहीं कर सकते। 6 दिन भी करोगे तो हो सकता है आप सैटिस्फाई ना हो लंबे समय के। तो वर्किंग आवर भी वहाँ पे डिपेंड करता है। दूसरी बात हो चुकी। तीसरी बात उसमें ये रहेगा पेमेंट सिस्टम की बात। ठीक है? ये इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, एक पर्सन के ऊपर। ठीक है? इंडिविजुअल पेमेंट अगर अच्छा रहेगा तो भी आप उससे सैटिस्फाई रहोगे। चौथी बात, कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है, उस पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है आप कहीं, आप बैंक के एम्प्लॉयी हो तो वहाँ पे आप एसबीआई में काम करो तो वहाँ पे जॉब सैटिस्फैक्शन अलग होगी। आप एचडीएफसी में करो तो अलग होगी, आईडीएफसी में करो तो भी अलग होगी, या वहीं पे टाटा, जियो, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, महिंद्रा कंपनी हो गई, इन सब में करोगे तो सेम काम को करोगे, लेकिन कंपनी के कल्चर पे डिपेंड करेगा सैटिस्फैक्शन कई बार। ठीक है? या फिर आप हम देखेंगे कि वहाँ पे हमारे कलीग्स कैसे हैं, उस पे भी सैटिस्फैक्शन डिपेंड करता है। ठीक है? तो यहाँ से हमारा सैटिस्फैक्शन आता है। और एक बात होती है कि हमारा इंटरेस्ट है कि नहीं उस जॉब में, वो भी डिपेंड करता है। ठीक है तरुण, समझ आया? रेशनल हमारा जो होता है वो हमारे बुद्धिमत्ता, तार्किकता पे बात करती है। किसी चीज को, हमारे सोचने के तरीके, किसी चीज को हम कितना लॉजिकली हम सोच पाते हैं, कर पाते हैं, वो हमारा रेशनल होता है। ठीक है? अभी के हिसाब से हम देखेंगे तो हम, हमारे लिए अब एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस हमारे लिए कम यूज़फुल है, अगर हम गूगल शीट, गूगल डॉक्स अपना रहे हैं तो। या फिर आप देखिए कि आपके फ्यूचर के हिसाब से क्या अच्छा होगा, आपके पास ऑप्शन सभी होंगे। ठीक है? लेकिन आप उसमें बेस्ट क्या लेकर आएँगे, अगर उसको आप अच्छे से चॉइस कर पा रहे हैं, तो वो आपका रेशनल है। आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो आपके पास ऑप्शन रहेगा बस का, टैक्सी का, ऑटो का, बाइक का। बाई प्लेन भी जा सकते हैं, बाई शिप भी जा सकते हैं। तो इन सब 6 मीडियम से आप कौन-सा चॉइस करेंगे जो आपका समय भी बचाए, पैसे भी बचाए, आपको सही सलामत पहुँचाए? ये आपका रेशनल होगा। ठीक है? तो किसी चीज़ को हम कितने लॉजिकली, कितने फ़ायदे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे, वो हमारा रेशनल कहलाएगा। ठीक है? तो आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू एवरीवन। और ठीक है, अटेंडेंस शीट अभी मैडम आप लोगों को भेज रही है। ठीक है? मैडम ग्रुप में डालेगी, आप लोग सभी तुरंत-तुरंत उसको फिल करिएगा। क्लास ऑफ करते हैं गाइस।
ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। वॉल्यूम ठीक है, मेरे तरफ से मैंने 100% में रख दिया है वॉल्यूम को। देखिए, ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का एक पार्ट है। जैसे इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन इसको एक बार डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में हम टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो हमारे जो एम्प्लॉय हैं उस टेक्नोलॉजी को कितना अडॉप्ट करते हैं, कितना उस चीज को फ्रेंडली होकर करते हैं, वो भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। ठीक है। तो जैसे इस टेक्नोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम फेस करके अडॉप्ट करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। तो ये भी एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। सो हम इसके बेसिक्स थ्योरी की तरफ जाते हैं।